वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। हिंदी भाषा पेडागोजी को लेकर पेपर 1 और पेपर 2 के लिए सीटेट फरवरी 2026 के लिए फिर से कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आज के इस वीडियो में लेकर आए। दोस्तों आप लोगों को पता है कि जिस तरीके से हिंदी में हमारा परफॉर्मेंस रहा है दोस्तों शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब महा टीएटी में, बिल्कुल उसी प्रकार का प्रदर्शन जो है हमारा इस बार सीटेट में भी होने वाला है। तो बिल्कुल जो क्वेश्चन यहाँ पर लाए जाते हैं दोस्तों, अगर आपको सीटेट पास होना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है ये प्रश्न ध्यान से देखने हैं दोस्तों। क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार दिया जाता है या किस प्रकार होता है, ये चीजों को आपको समझना है दोस्तों। बस इतना ही आपको करना है। डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूं कि सीटेट में आप क्या है इस बार 100 से ज्यादा नंबर हासिल करेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कर लेंगे, चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न जिस प्रकार पूछा गया है और मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न क्या है आपको सीटेट में जो है लगभग सभी सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब देखिए उच्च प्राथमिक क्या बात करते हैं, 5वीं से 8वीं या 6ठी से 8वीं की। तो इसमें जो है दोस्तों भाषा अधिगम को लेकर, भाषा सीखने को लेकर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो ऑप्शन तो सभी सही होते हैं मैं आपको बताता हूं, लेकिन हमको क्या है सबसे बेहतर वाला, सबसे बेस्ट वाला विकल्प का क्या है यहां पर चयन करना होता है। तो देखिए पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों को विस्तृत व्याख्या, पठन कौशल्य पर अधिक बल देना, पाठों के संदर्भ का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, या फिर आपको चौथा विकल्प बताया गया दोस्तों कि समाचार पत्र, पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकर की पहचान करना। इस प्रकार क्या है आपको 4 विकल्प दिए गए। तो देखिए यहां पर फोर्थ वाला विकल्प क्या है दोस्तों सही हो जाएगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रही देखने के लिए, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न क्या है आपको पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न आपको यहां पर पूछा गया है दोस्तों वो इस प्रकार प्रश्न बनता है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपने लिए क्या उत्तरदायित्व अनुभव करते हैं। अब एक लैंग्वेज टीचर है, आप उर्दू पढ़ा रहे हो, आप मराठी पढ़ा रहे हो, आप हिंदी पढ़ा रहे हो दोस्तों, तो आपका उत्तरदायित्व क्या है, इस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया है। तो देखिए 4 विकल्प आपको बताए गए कि समय सीमा के भीतर भाषा का पाठ्यक्रम पूर्ण करना। तो देखिए सिर्फ सिलेबस पूरा करना एक शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं होती है दोस्तों। समय सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तक पूर्ण करना, तो यही से रिलेटेड बात हो जाती है, दोनों चीजें एक जैसी हो रही है। बच्चों के भाषा के विविध स्वरूप और प्रयोगों से परिचय कराना। तो देखिए थर्ड वाला विकल्प क्या है यहां पर एज ए टीचर, एज ए लैंग्वेज टीचर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों कि बच्चों का भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोग से परिचय कराना। यह वाला विकल्प क्या हो जाएगा यहां पर सही हो जाएगा। चौथे वाले विकल्प में बताया गया कि बच्चों द्वारा भाषा परीक्षा में अच्छे अंक लाना। तो देखिए परीक्षा में अंक लाने की बात भी यहां पर सही नहीं होंगी, क्योंकि सीटेट क्या कहता है आपने जो है दोस्तों बच्चों को भाषा के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध करवाकर देना है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जिस प्रकार पूछा गया है हिंदी भाषा पेडागोजी को लेकर कि भाषा शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य बताइए। अब देखिए भाषा शिक्षक का ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या होता है, तो छात्रों में भाषा के प्रति सम्मान जागरूक करना, छात्रों में एकता का भाव जागरूक करना, देश की मूलभूत संस्कृति से परिचित कराना, या फिर छात्रों को देश के विभिन्न भाषाई लोगों से संपर्क योग्य बनाना। तो देखिए दोस्तों सबसे बेहतर वाला विकल्प आप यहां पर देख सकते हैं कि क्या होगा कि भाषा शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य बताइए। तो देखिए भाषा शिक्षक का जो ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है दोस्तों वो होता है कि छात्रों को देश के विभिन्न भाषी लोगों से संपर्क योग्य बनाना। मतलब फोर्थ वाला विकल्प क्या रहेगा आपका बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि भाषा में जो है विविध भाषाएं जो है विविध स्टेट में बोली जाती है, इसके लिए आपको क्या है छात्रों को योग्य बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपको 4 यहां पर पूछा गया है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार का प्रश्न यहां पर आपको बताया गया है कि कक्षा 8 की शिक्षिका शिक्षार्थियों को 5 वाक्य पढ़कर सुनाती है तथा उन्हें ठीक उसी प्रकार से लिखने के लिए कहती है। वह श्रवण की कौन सी युक्ति को बढ़ावा देने का प्रयास यहां पर कर रही है। इस प्रकार का प्रश्न आपको क्या है पूछा गया है दोस्तों। मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन क्या है आपने पढ़ लेना है, हर बार जो है क्वेश्चन को पढ़कर समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी होती है दोस्तों। तो देखिए यहां पर आपको क्या है 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, अधोमुखी युक्ति,
युक्ति के रूप में श्रुत लेखन, उचित श्रवण युक्ति, या फिर ऑप्शन डी दिया गया है उर्दूमुखी युक्ति। तो देखिए हमारा यहां पर जो डी वाला विकल्प होगा दोस्तों वो सही रहेगा। ऑप्शन डी जो होगा दोस्तों वो बिल्कुल सही विकल्प यहां पर रहेगा। इसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण भी हम यहां पर देखेंगे कि जिसको हम टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं, शिक्षिका द्वारा 5 वाक्य पढ़कर ठीक उसी तरह लिखने को कहना छात्रों में उर्दून्मुखी युक्ति मीन्स टॉप डाउन अप्रोच को बढ़ावा देता है, जहां वे पहले पूरे वाक्य के अर्थ और संरचना को समझते हैं, फिर उसे हूबहू लिखने का प्रयास करते हैं जो सटीकता और प्रवाह के लिए जरूरी है, बजाय सिर्फ शब्दों के अर्थ पर ध्यान देने के, जो अधोमुखी युक्ति है। तो यह बात भी आप क्या है दोस्तों समझेंगे कि अधोमुखी युक्ति क्या होती है और ऊर्ध्वमुखी युक्ति क्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 यहां पर आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। अब देखिए यहां पर आपको बताना है दोस्तों कि वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। तो देखिए ध्वनि साम्य विधि, अनुध्वनि विधि और समवेत विधि, ये क्या है दोस्तों वाचन शिक्षण की विधि है, लेकिन व्याख्या विधि यहां पर क्या हो जाएगा तो भिन्न हो जाएगा। मतलब ऑप्शन सी जो रहेगा आपका वो यहां पर सही रहेगा, क्योंकि उपयुक्त में से व्याख्या विधि वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, बल्कि यह उच्च कक्षाओं के लिए शिक्षण की विधि है, जिसको हम लेक्चर मेथड भी क्या है कह सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 जिस प्रकार यहां पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भाषा के संदर्भ में द्वितीय भाषा अधिगम के बारे में सत्य है। देखिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि एक एक क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है और परीक्षा में आपको बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न क्या है पूछे जाते हैं। भाषा चेंज हो सकती है, क्वेश्चन का तरीका बदल सकता है दोस्तों, लेकिन प्रश्न जो है वो आपको सेम ही रहेंगे। यहां पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं कि प्रथम भाषा के संदर्भ में द्वितीय भाषा अधिगम के बारे में सत्य है, मतलब फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज के बारे में क्या चीजें सत्य है। तो देखिए द्वितीय भाषा प्रथम भाषा के सीखने में हस्तक्षेप करती है। ऐसा होता है क्या, एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज के सीखने में हस्तक्षेप करती है, अड़थड़ा निर्माण करती है? तो कभी नहीं करती है। प्रथम भाषा द्वितीय भाषा सीखने में सहायता करती है, यह हो सकता है, क्योंकि प्रथम भाषा क्या होती है द्वितीय भाषा सीखने में सहायता करती है। प्रथम भाषा द्वितीय भाषा सीखने में हस्तक्षेप करती है, ऐसा भी नहीं होता है। एक समय में अनेक भाषा सीखना संभव नहीं है, तो यह भी गलत बात है। तो सेकंड वाला विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही है कि प्रथम भाषा द्वितीय भाषा सीखने में क्या करती है तो सहायता करती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। अब देखिए व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि आगमन प्रणाली व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त है, जहां पर पहले उदाहरण दिए जाते हैं। निगमन प्रणाली जिसमें पहले नियम बताए जाते हैं। अव्यकृति प्रणाली ये भी क्या है दोस्तों व्याकरण के लिए उपयुक्त है, लेकिन कक्ष अभिनय मतलब क्लास में आप अभिनय कर रहे हैं तो इसका व्याकरण से कोई लेना देना नहीं। तो फोर्थ वाला विकल्प क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही यहां पर रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को, अब देखिए बहुभाषिक कक्षा मतलब जहां पर एक से ज्यादा भाषा बोली जाती है हम उसको क्या कहते हैं दोस्तों बहुभाषिक कक्षा कहते हैं। वहां पर मातृभाषा का प्रयोग के बारे में यहां पर क्या है विकल्प दिए गए हैं। तो देखिए अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, नेगेटिव ऑप्शन है। अस्वीकार किया जाना चाहिए, तो देखिए मातृभाषा को तो बढ़ावा दिया जाता है, अस्वीकार करने की बात भी नेगेटिव बात हो जाती है। स्वीकार किया जाना चाहिए, तो यह वाला विकल्प तो सही रहेगा। अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, तो आपका जो डी वाला विकल्प होगा दोस्तों वो भी क्या होगा। तो देखिए बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा को क्या करना चाहिए तो स्वीकार करना चाहिए। जो थर्ड वाला विकल्प हमारा रहेगा वो बिल्कुल यहां पर क्या है दोस्तों सही रहेगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो इस प्रकार बनने वाला है दोस्तों कि देखिए आपसे जो प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए, डेफिनेटली रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की और नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ने में पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। उपयुक्त कथन किसका है तो हर्बर्ट का यह कथन है दोस्तों, एक प्रकार की यह व्याख्या है, क्योंकि हम लोगों ने देखे जिस प्रकार टीईटी में व्याख्या पूछी जाती है तो उसी प्रकार यह व्याख्या होने वाली है दोस्तों, परिभाषा होने वाली है। और यह परिभाषा किसकी है तो हर्बर्ट इनकी यह परिभाषा यहां पर क्या है रहने वाली है। चलिए आगे अगला प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया कि लिखना मतलब क्या होता है। तो देखिए लिखना मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको विकल्प यहां पर दिए गए कि एक तरह की बातचीत है, एक यांत्रिक कौशल है, अत्यंत जटिल कौशल है या पढ़ने के बाद सीखा जाता है। तो देखिए लिखना क्या होता है दोस्तों, एक तरह की बातचीत होती है। तो फर्स्ट वाला विकल्प क्या रहेगा आपका बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। इसी तरीके से आप क्या है अगले क्वेश्चन भी यहां पर देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों
अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है दोस्तों, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको हमारे सीटेट फरवरी 2026 से जुड़े हुए तमाम वीडियो, करीब करीब 150 वीडियोस क्या है दोस्तों, आप बिल्कुल फ्री में हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगे। देखिए दोस्तों, यहां पर एक ऑफर चल रहा है फिलहाल, कब तक ये ऑफर रहेगा पता नहीं, लेकिन यहां पर आपको 499 में सीटेट के टोटल नोट्स दिए जा रहे हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स को छोड़कर पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 को भी, 2 के लिए भी दोस्तों आपको यहां पर 499 में सीटेट के सभी नोट्स दिए जा रहे हैं, जिसमें आपका एसएसटी पेडागोजी है, हिंदी लैंग्वेज पेडागोजी, मराठी पेडागोजी और बाल मानस शास्त्र, ये चारों नोट्स क्या है दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए में यहां पर दिए जा रहे हैं। 50% ऑफ है, इसका रियल प्राइस जो है वो 999 रुपए है, लेकिन फिलहाल ये 50% ऑफ है दोस्तों, और आपको 499 में ये पीडीएफ नोट्स यहां पर मिलेंगे। साथ ही साथ हमारे तमाम लेक्चर लाइव रिकॉर्डेड जितने भी वीडियो है, ये सारे वीडियो क्या है आपको यहां पर फ्री में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको पास होना है तो ये नोट्स से आपको पढ़ाई करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके बाद हमारे वीडियो से सराव करो दोस्तों। डेफिनेटली आप क्या है इस बार सीटेट में जो है 100 से ज्यादा नंबर लेकर आएंगे। स्क्रीन पर एक कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है दोस्तों, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर आप क्या है इसको जल्दी से परचेस कर लेंगे। परीक्षा में 57 दिन का वक्त बचा है, ज्यादा वक्त हमारा खराब नहीं होना चाहिए दोस्तों, इस बात का याद रखेंगे। एक एक दिन, एक एक घंटा जो होता है वो परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये बातें आप समझेंगे दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे। चलिए, प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से असमान की पहचान करें। असमान मतलब भिन्न। अब देखिए इसमें से भिन्न क्या है आपको बताना है दोस्तों। बच्चों में प्रथम भाषा के विकास के समांतर अर्जन स्वाभाविक तरीका है, डेफिनेटली पहला वाला सही है। अर्जन अचेतन प्रक्रिया से संबंधित है, बिल्कुल सहज तरीके से सीखा जाता है। अर्जन भाषिक निपुणता के स्वाभाविक विकास से भी संबंध रखता है, डेफिनेटली रखता है। अर्जन भाषा के नियम के चेतन ज्ञान पर बल देता है। तो देखिए ये वाला विकल्प क्या है आपका, यहां पर भिन्न हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी जो रहेगा दोस्तों वो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन यहां पर रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि किसी विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी का अपने शब्दों में पुनर्कथन डैश डैश के मूल्यांकन में सहायक होता है। आप समझ रहे कि एक छात्र है, एक विद्यार्थी है, वो विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी का अपने शब्दों में पुनर्कथन या मूल्यांकन में क्या सहायक होता है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए यहां पर आप कहेंगे दोस्तों कि समझ, बोधगम्यता इसको हम कहेंगे, तो सी वाला विकल्प क्या रहेगा हमारा, बिल्कुल सही यहां पर रहेगा दोस्तों। इसी प्रकार के प्रश्न क्या है आपको लगातार सीटेट में पूछे जाते हैं। अब यहां पर आपको त्रुटियां किसके लिए अधिगम के क्षेत्रों एवं प्रतिपुष्टि है। अब देखिए त्रुटियां मतलब आपकी खामियां, आपकी गलतियां, जरूरी है नहीं है, या कौन करता है, तो दोनों करते हैं, शिक्षक भी करता है, विद्यार्थी भी करता है, तो बिल्कुल ए और बी वाले विकल्प क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहां पर आपके सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। तो देखिए सतत आकलन करने का सबसे, मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेस्ट वाला तरीका क्या है दोस्तों, आपको यहां पर बताना है। तो देखिए प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, सुने हुए को दोहराने के लिए कहना, या शब्द पढ़वाना। तो देखिए आपको मैं बता रहा हूं कि पेडागोजी क्या होती है। पेडागोजी कहती है दोस्तों कि विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, यह जरूरी होगा, क्योंकि आप अलग अलग विषय में अलग अलग टॉपिक पर बच्चे से बात करेंगे तो डेफिनेटली क्या है उसका मौखिक भाषा का आप मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो हमारा 2 दिया गया है वो क्या रहेगा दोस्तों, बिल्कुल सही यहां पर रहेगा। अगला जो प्रश्न बनता है वो इस प्रकार है कि यदि तुम्हें डालियां भरकर आम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे। इस प्रश्न का उद्देश्य, अब देखिए इस प्रश्न का उद्देश्य क्या है। एक प्रश्न बनता है कि यदि तुम्हें डालियां भरकर आम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे। बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना, बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना, या बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि अनुभव और चिंतन को स्थान दिया जा रहा है, क्योंकि उनसे पूछा जा रहा है आपको जो है डालियां भरकर आम दे दिए जाए तो आप क्या करेंगे। तो यहां पर बच्चा अनुभव और चिंतन का क्या है सहारा लेगा, तो मतलब फर्स्ट वाला विकल्प क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही यहां पर क्या रहेगा दोस्तों, हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया कि हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए दोस्तों हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या रहने वाला है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है दोस्तों।
बिल्कुल फुल स्पीड में और 20 मिनट के अंदर क्या है दोस्तों, हम हर वीडियो में 20 प्रश्नों कंप्लीट करते हैं और फुल विश्लेषण के साथ में, क्योंकि आप लोगों को जितना है दोस्तों सेल्फ स्टडी में भी ध्यान देना है और इस तरीके की वीडियोस भी क्या है देखते रहना है, जिससे आपको क्या है दोस्तों एक बेहिसाब प्रैक्टिस आपकी यहां पर होने वाली है। बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, तो देखिए परीक्षा लेने के बाद सीटेट कभी नहीं करता, एनसीईआरटी कभी नहीं करता। बच्चों का एक से अधिक बार परीक्षण करना, तो यही बात हो रही है, परीक्षा लेना या परीक्षण करना एक ही बात हो जाती है। बच्चे द्वारा की गई त्रुटियों की पहचान कराना, सिर्फ त्रुटियों से काम तो नहीं होगा कि उन्होंने गलती क्या की, हमको यही नहीं देखना है। बच्चों की भाषा प्रयोग, भाषा प्रयोग एक ऐसा शब्द है जो हर बार क्या है, मैं आपको बता रहा हूं 100 में से 100 बार अगर ऑप्शन में देखा तो 100 में से 100 बार आपने भाषा प्रयोग बताना है दोस्तों। भाषा प्रयोग संबंधित क्षमताओं के विकास में मदद करना, तो आपका फोर्थ वाला विकल्प अपने आप ही यहां पर क्या है सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द हम आपको परीक्षा से 2-4 दिन पहले बताएंगे कि वो शब्द अगर आपको विकल्प में दिख गए तो आपने तुरंत क्या है दोस्तों जवाब लगा देना है, तुरंत जवाब लगा देना। मैं आपको बता रहा हूं कि 100 में से 100 बार क्या है आपका जवाब सही होगा, इतनी गारंटी हम आपको यहां पर दे रहे हैं। प्रश्न पूछा गया कि सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है। अब देखिए सतत आकलन का उद्देश्य क्या जानना है, बच्चों ने कितना सीखा है, बच्चों ने क्या सीखा है, या बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों नहीं सीखते। इस प्रकार के आपको क्या है 4 अलग अलग विकल्प दिए गए और सतत आकलन का उद्देश्य दोस्तों बच्चे कैसे सीखते हैं। अगर आप देखेंगे यहां पर जो थर्ड वाला विकल्प है वो क्या रहेगा हमारा सही है, क्योंकि सतत आकलन का काम यही है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, ये उनको क्या है इसके बारे में उनको खोज करनी है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 18, यहां पर बताया गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो हिंदी भाषा के व्याकरण की जानकारी देना। मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी चीजें जो है सीटेट नहीं बोलता कि भैया सिर्फ व्याकरण की जानकारी दो, ऐसा नहीं होता है। हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ वो प्रयोग, तो देखिए यह वाला विकल्प थोड़ा सा बेहतर है। हिंदी भाषा के साहित्यकारों की जानकारी देना, सिर्फ प्रेमचंद की या फिर जो भी है कबीरदास जी की जानकारी देना, यह भी सही नहीं है। हिंदी भाषा की मानक वर्तनी की जानकारी देना, तो यह भी सही नहीं है दोस्तों। तो आपका सेकंड वाला विकल्प क्या है अपने आप ही सही हो जाता है कि हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ और प्रयोग करना, यह क्या होगा हमारा बिल्कुल सही विकल्प यहां पर रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहां पर लास्ट के जो 2 क्वेश्चन हैं वो आपको व्याकरण के संदर्भ में पूछे गए दोस्तों, क्योंकि आपको 2 पैसेज दिए जाते हैं, एक गद्य पैसेज एक पद्य पैसेज होता है, या दोनों गद्य पैसेज होते हैं पेपर भाषा 2 में हिंदी के लिए। तो आपको वहां पर क्या है दोस्तों 4 से 5 नंबर के लिए व्याकरण भी पूछा जाता है, तो उसी के हिसाब से हम यहां पर व्याकरण लेकर आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि व्याकरण जो है आपको सिंपली एक बेसिक तौर पर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा गया कि पराजय में उपसर्ग क्या है, तो देखिए परा प्लस जय, परा प्लस जय में उपसर्ग क्या है दोस्तों, तो यहां पर परा आपको बता देना है। बिल्कुल इसकी तो फुल प्रैक्टिस हमारी हो चुकी है, क्योंकि टीईटी में भर भर कर हमने क्या है दोस्तों व्याकरण पढ़ा है, और हमारे बच्चों ने 30 में से 30 नंबर, 30 में से 28 नंबर अनलिमिटेड बच्चों ने क्या है टीईटी की परीक्षा में हासिल की है। चलिए अगला प्रश्न बनता है कि तरुणी तनुजा तट तमल तरुवार बहु छाये में कौन सा अलंकार है। आंख बनकर क्या है आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, क्योंकि तो वर्ण की क्या है पुनरुक्ति होती है, जब किसी वर्ण की, जब किसी व्यंजन की पुनरुक्ति होती है, तो आप लोगों को पता है कि वहां पर हमको कौन सा अलंकार बता देना है, तो अनुप्रास अलंकार बता देना है। तो हमारा फर्स्ट वाला विकल्प क्या रहेगा दोस्तों, सही रहेगा। तो इस प्रकार क्या है हमने यहां पर दोस्तों 20 प्रश्न देखे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप में आपको सीटेट में 100 से ज्यादा नंबर चाहिए दोस्तों, 100+ चाहिए, तो आपको इस तरीके की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा वक्त हम नहीं लेते दोस्तों, 20 मिनट के अंदर क्या है ये वीडियो यहां पर खत्म होते हैं। और हिंदी का अगर आपको पैक चाहिए दोस्तों, वीडियो बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, लेकिन आपको हिंदी का क्वेश्चन सेट विद नोट्स चाहिए तो 299 रुपए में आपको हिंदी भाषा पेडागोजी के नोट्स और हिंदी के 10 क्वेश्चन सेट पेपर 1 के लिए मिलेंगे दोस्तों। साथ ही साथ पेपर 2 के लिए अगर आपको चाहिए तो हिंदी भाषा के नोट्स और हिंदी के 10 क्वेश्चन सेट आपको पेपर 2 के लिए भी 299 रुपए में मिलेंगे। और अगर आप दोनों पेपर दे रहे हो और आपको हिंदी के नोट्स विथ क्वेश्चन सेट चाहिए दोस्तों, तो 399 रुपए में आपको हिंदी भाषा पेपर 1 पेपर 2 के नोट्स और पेपर 1 और पेपर 2 के क्वेश्चन सेट यहां पर मिलेंगे दोस्तों। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर आप क्या है इसको अभी परचेस कर लेंगे दोस्तों। बिल्कुल हमारे तरफ से आपको तमाम वीडियोस फ्री मिलने वाले, सिर्फ नोट्स और क्वेश्चन सेट के पैसे क्या है यहां पर आपको पेड करने दोस्तों। तो फिलहाल यहां पर इतना ही, वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।